हेलो स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे पी ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक की सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सी होती है वो भी देखा था और किस तरीके से देखा जाता है वो भी अपन ने देखा था। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थायित्व की बात की जाती है तो वहाँ डीजेनरेसी को यूज़ किया जाता है, यानी कि समभ्रंश कक्षकों का यूज़ किया जाता है। उन कक्षकों के अकॉर्डिंग ही अपन बताते हैं कि कौन सा स्टेबल है एंड कौन सा अनस्टेबल होगा। ओके, आज अपन देखेंगे उसी के अंदर परमाणुविक त्रिज्या, साथ में आपके पास आयनन विभव किस तरीके से इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किस तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि एस ब्लॉक में तो कोई झंझट था ही नहीं अपने, क्योंकि अपने पास दो ग्रुप थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकंड बी। उन दोनों ग्रुपों में एक ही बात थी कि अपने पास या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फर्स्ट की या सेकंड की आपके सेकंड होगी, ये था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ चेंजेस हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ओके, तो वही अपने को देखना है कि चेंजेस क्यों होती है, आखिरकार कितनी मानते हैं, मैक्सिमम कितनी लें या मिनिमम कितनी लें। क्योंकि अपन बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर देखें तो अपन बता सकते हैं कि मैक्सिमम अपने पास जो भी हेलोजन्स फैमिली है 8 तक हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कितने एटम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट तो अपन देखते हैं परमाणुविक त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। जो आज तक होता आ रहा है, यानी कि एस ब्लॉक में अपन देखते आ रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी क्या होता है, परमाणुविक त्रिज्या इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी तो साइज इंक्रीज हो रहा है ना। साइज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ भी क्या है, एटॉमिक त्रिज्या बढ़ेगी। ओके, लेकिन कंपेयर करें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को तो पी ब्लॉक में थोड़ी कम बढ़ती है, जबकि एस ब्लॉक में कुछ ज़्यादा होती है। एस में अपन ने देखा था, फर्स्ट था अलीना की रब से फरियाद, ये था, और बेटा मांगे कार सुंदर, ये था। यानी कि अपने पास अपन बता रहे थे एस ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, बट ये कहाँ तक प्रोसेस चलता है, यहाँ तक चलता है कि अगर आप लिथियम से सीजियम तक जा रहे हो या बेरिलियम से बेरियम तक जा रहे हो, साइज अच्छे से इंक्रीज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे स्ट्रोंशियम या फ्रांसियम के पास जाओगे, यानी सीजियम से फ्रांसियम तक जाओगे, तब क्या हो जाएगा, साइज कंपेरेटिवली, जैसे यहाँ मान लो कुछ बढ़ रहे हैं, यानी कि 1.2 के आसपास बढ़ रहे हैं, तो 1.2 यानी कि बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो साइज लगभग बराबर सी रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लेंथेनाइट संकुचन के कारण, यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ओके, ऐसा होता क्यों है, जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी साइज आपकी कंपेरेटिवली कम होती है, बिकॉज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण। अब ये लेंथेनाइट संकुचन कहाँ लगेगा? लेंथेनाइट संकुचन आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तक ही वर्क करता है, डी ब्लॉक तक ही कार्रवाई करेगा। यानी कि या तो एस ऑर्बिटल्स की साइज में कुछ इफेक्ट आएगा, लेकिन आपने इन्हीं से तो ज़्यादा लेना देना होता है, ये तो आपके वैसे भी रेडियो एक्टिव है, तो इनको तो वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्ट्रेजियम और फ्रांसियम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साइज किसकी होती है या कंपेरेटिवली ज़्यादा किसकी होती है, तो सीजियम की होगी। यहाँ क्या हो जाता है, लेंथेनाइट संकुचन का इफेक्ट आ जाता है। संकुचन का मतलब साइज का कम होना। ओके, डी ब्लॉक में भी लेंथेनाइट संकुचन के ऊपर से नीचे जाने पर पहले तो साइज बढ़ती थी, फिर कम होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी लेंथेनाइट संकुचन के कारण।
बायोमिडियम जैसे जैसे पी ब्लॉक में जाएंगे ऐसा नहीं होता है, वहाँ लेंथेन एंड संकुचन का इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ अगर कंपेयर करें एस और पी की कि किसकी सबसे ज़्यादा साइज है, तो एस वालों की सबसे ज़्यादा साइज होगी, लेकिन पी की सबसे कम हो जाएगी। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की साइज कम हो जाती है, जबकि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की साइज ज़्यादा होती है। बट टॉप टू बॉटम जाएंगे तब भी क्या होगी, साइज इंक्रीज होती है। पी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती थी, साइज इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अपने पास जेड इफेक्ट कम हो रहा है, यानी कि जिसे बोलते थे पर्यवेक्षण प्रभाव बोलते थे, वो आपका क्या है, कम होता है नीचे जाने पर। ओके, ये है कुछ फैक्ट्स। अगर साइज कम हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम जाने पर, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस का भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। एटॉमिक रेडियस वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस होगी इंक्रीज। यही था अपने ये भी। अब बात आती है आयनन विभव की या आयनन एंथैल्पी का, उसका क्या रोल रहता है वो देखते हैं। इसमें है आपके आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब क्या हो गया कि वही आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कितने बॉन्ड होने की। अब यहाँ तो डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड्स बना पाएगा वो, उसी पे अपन डिपेंडेड है। यहाँ ऐसा क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, वहाँ तो सब मेटल्स थे अपने पास एस ब्लॉक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेटल्स की बात की जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होंगे, मेटलॉइड्स हो जाएंगे। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, यानी कि ऊपर वाले तो नॉन मेटल होंगे, यानी कि धातु होगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या हो जाएंगे, उपधातु बन जाएंगी, और फिर ज्यादा ही नीचे जाएंगे तो धातु में, यानी कि मेटल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये हो जाएंगे धातु। तो यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटेलॉइड कंपाउंड भी पाए जाते हैं, नॉन मेटेलॉइड एलिमेंट भी पाए जाते हैं, मेटेलॉइड्स भी पाए जाते हैं, और आपके मेटल्स भी पाए जाते हैं। 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि एस ब्लॉक के अंदर आपके क्या है, केवल मेटल्स थे। पी में, डी में तो कंप्लीट मेटल्स हैं, और जैब में जाए तब भी मेटल्स ही मिलते हैं, लगभग मेटल्स मिलते हैं, लेकिन इनमें नॉन मेटल्स मिलते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम होगी, धातुएं आएंगी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी है उतना ही रहेगा। ओके, लेकिन इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सा कितने बॉन्ड बना रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। ऐसा नहीं कि बोरोन के पास 3 बाइकम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, आप इसे बोल दो कि बोरोन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 तो होती नहीं है इसकी, अगर होगी +3 भी, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में भी चले जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे अपन नीचे मेटल्स में जाएंगे तब तो पॉजिटिव में रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव में भी हो सकती है। ओके, तो आयनन विभव का मतलब वहाँ तो अपन देख रहे थे कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन NS1 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ कितने निकाल सकते हैं या कितने ले सकते हैं। ओके, आयनन विभव का मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो निकालने में तो अपन बाह्यतम कक्ष में से ही निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल सकते अपन। इलेक्ट्रॉन जितने क्रिया करवाएंगे, जितने आपके पास अदर यानी साइड एटम है, साइड एटम से क्रिया करवा सकते हैं, उतने ही अपन निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या होगा, आयनन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होगी। ओके, तो यहाँ भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या होगा, आयनन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, यानी कि कम, क्योंकि साइज का इफेक्ट हो जाएगा। साइज जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स अपन इजीली बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें है कि इसमें जैसे अपने पास कोई है CH4 है, और एक अपने पास से मान लो जैसे CH4 हो गया,
हाँ, एक बात और, जो नॉन मेटल्स हैं इनकी क्रिया करवाई जाती है या मोस्टली ये नॉन मेटल्स हैं वो आपके केस कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। यानी कि नॉन मेटल के साथ ही करवाई क्रिया। अगर नॉन मेटल के साथ मोस्टली रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी धातुओं के साथ रिएक्शंस करवा दें, यानी कि आपके यहाँ लिख रहे हो सहसंयोजक नॉन से करवाएंगे क्रिया। सहसंयोजक अगर अपन क्या करें मेटल के साथ करवा दें इनकी क्रिया प्लस नॉन मेटल्स की, तो क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण होगा, आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण हो जाएगा। ओके, लेकिन सभी के साथ आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे, यानी कि अगर क्रिया करवा भी रहे हैं तो कुछ मेटल्स तो आयनिक कंपाउंड का करेक्टर लेंगे, कुछ आपके क्या करते हैं सहसंयोजक यौगिक का भी करेक्टर ले लेते हैं। ओके, कंफ्यूजन ये है इसमें। वैसे अपने को क्रिस्टल्स के आकार पर आधार पर पता लगता है कि ये आपके क्या है, नॉन मेटल है या मेटल्स है। अब बात आती है CH4 है एक आपके पास, एक है आपके CO, है ना। जैसे CH4 है और एक हो गया CO2, दोनों के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी वो अपन देखते हैं। कार्बन हो गया हाइड्रोजन, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर नहीं आ रही आपको ये पता होना चाहिए कितने बॉन्ड बना रहा है, किस तरीके से फिल किया जा सकता है। हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है वो देखना है। जिसकी तरफ विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, और जिसकी कम होगी वो देगा। जैसे हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन की कंपेयर करें तो कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये तो आप सब जानते हो कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए अपने कहा जाता है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ले जाने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। ओके, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है। कार्बन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये -1 लिया, एक बॉन्ड के लिए यहाँ +1 हो गया, यहाँ क्या हो गया -1, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, यहाँ से -1, ये +1, टोटल काउंट करें तो कितने हो गए -4। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। ऑक्सीजन के केस में बात करते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी हो गई, लो जी, ऑक्सीजन की तो विद्युत ऋणता ज्यादा हो गई, मतलब ये क्या करेगा अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब अपनी तरफ कर रहा है तो यहाँ क्या जाएगा -1, दूसरे बॉन्ड की तरफ से भी -1, तो इसमें क्या हो गया +1, इसमें कितना जाएगा +1, और यहाँ -1, यानी कि ऑक्सीजन की तो यहाँ कितनी है -2 है, कार्बन की कितनी हो गई +4 हो गई। ये लो जी +4 कर दिया। देखो अब कार्बन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर ली ना, क्योंकि पहले वो था -4 में था, अब ये +4 में हो गया। ओके, यानी कि यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -4 to +4 तक वरी कर सकती है, यानी कि -4 से +4 में चेंजेस हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब थोड़ा सा फील लेते हैं इस टॉपिक को, और इंटरेस्टिंग है तो इसमें अलग अलग कंपाउंड जोड़ देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं उनकी भी। अब आपको पता चल गया कार्बन कितने हैं, -4 to +4 तक हो सकता है। अब ये नहीं कि आप +5 कर दो -5, ये नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा क्या -4 to +4 के बीच में ही रहने वाली है। जैसे है आपके पास H2CF2, ये है, यानी कि कार्बन के पास 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जोड़ते हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन तो क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 कर दिया, ये हो गया +1, ये -1 हो गया, ये +1, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था उल्टा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है तो वो क्या करेगा कार्बन लेगा अपनी तरफ, तो ये हो गया -1, इसका +1 +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो कितनी हो गई यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्राप्त होती है। ओके, समझ गए। अपन ने क्या कहा था कि कार्बन कितने -4 से +4 तक की जा सकता है, तो यहाँ क्या किया अपन ने, वही तो किया, यानी कि अपन ने क्या किया
कार्बन के यानी कि -4 से +4 के बीच में वो जीरो भी तो आता है, वो जीरो यहाँ आ गया। अब जैसे अपने पास है CF3H, यानी कि अपने पास कार्बन है, कार्बन में H हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। एक फ्लोरीन -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ क्या हो जाएगा +1 -1, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना कार्बन, यहाँ +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ कार्बन की कितनी थी +4 थी, यहाँ कितनी -4। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालते हैं। ओके, अब जैसे एक बार अगर जैसे NaCl का देख रहे थे अपन, NaCl का एक मिनट, Na+1 में हो गया, ये -1 में हो गया, यहाँ तो हो गया। यहाँ अगर NaH का देखें तो यहाँ क्या है अपने पास सोडियम, पूरा हाइड्रोजन में से देखिए कितना होगा, यहाँ फिर से +1, यहाँ -1, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी क्या है अपना -1 से +1 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ध्यान रखना। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल सकते हैं चार्ज सेपरेशन करके। नेक्स्ट है अपने पास जैसे OH है एक तरीके से, तो ये है अपन ऑक्सीजन की निकालते हैं। ऑक्सीजन का निकालते हैं, ये वाटर के साथ जुड़ा हुआ है मान लो, है ना, और क्या है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रोक्साइड लेते हैं, है ना, और क्या लिया जा सकता है, इस तरीके से कोई कंपाउंड है, उनमें देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणात्मक हम किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है, तो ये हो गया -1 -1, कितनी हुई -2, यहाँ तो ऑक्सीजन की -2 हुई। यहाँ देखिए तो ये हो गया -1, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, फोन यानी कि अपने पास फोन की सबसे ज्यादा होती है, यानी कि फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, तो -1 यहाँ क्या जाएगा +1 +1, तो कितना हुआ है +2 के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कभी भी माइनस भी नहीं करता। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो अपने पास हाइड्रोजन था उसकी +1 हो गई और यहाँ माइनस हो गई। जो सेम एटम्स होते हैं उन सेम एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड होता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो रहा है कि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इसके खींच रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, दोनों ही एटम सेम है, दोनों की विद्युत ऋणात्मक सेम है, जब क्या माना जाता है 0 माना जाता है। तो यहाँ कितनी हो गई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसमें देखें तो -1 यानी कि -2 हो गई, इसमें कितनी हो गई -1 -2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई अपने पास, यहाँ -1 हो गई, यहाँ -2 हो गई, यहाँ +2 होती है और यहाँ कितनी हो गई -2 होती है। इसी तरीके से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स के साथ अगर जुड़ता है या अपन उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से नहीं निकाल सकते, वहाँ फॉर्मूले से निकाला जाता है। ओके।